दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें, इसे ज्वाइन करें सो आपको पीडीएफ और लिंक समय पर मिल सके। वैसे ये वीडियो सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में आ जाती है। रेगुलर देखेंगे तो बेनिफिट है आपको बहुत ज्यादा होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 6 दिसंबर। बी आर अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आज के दिन जो है ऑब्जर्व की जाती है। देखिए बी आर अम्बेडकर जी की जो मृत्यु है 1956 में हुई थी एट द एज ऑफ 65। 6 दिसंबर को हुई, तो इसलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर जी के कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और आज के दिन बहुत सारे लोग जो है चैत्य भूमि जो दादर मुंबई में है यहाँ पर एकत्रित होते हैं सो डैट की ट्रिब्यूट दे सकें। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी को। चलिए पहला सवाल आज का, नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी जो है किसके द्वारा लाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा। देखिए पूरी जो स्ट्रेटजी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा लाया गया। इसकी खासियत ये है, ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगी इस बारी। मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इस पे वर्क करेगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दूसरा, और उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस भी। तो मतलब 3-4 इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो है वर्क करने वाले हैं ब्लॉकचेन सर्विसेज के लिए। हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी को इस पूरे एम्बिट से फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया, लेकिन गवर्नमेंट ने अलग से क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल सर्विस करेंसी बिल जो है इसे भी लाया है। देखिए फोकस ये रहेगा, इसका पूरा जो टारगेट है ये है कि ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोवाइड की जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन सब पे जो है ई ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी इसको यूज करके ठीक है प्रोवाइड किया जाए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से मिनिस्टर ने जो है इनोग्रेट किया है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर? तो आंसर है इस क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी जी। देखते हैं पूरी डिटेल इसके बारे में। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे हैं 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। उसमें से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेस है जंक्शन उसको देहरादून से कनेक्ट करने वाला है। इसका बेनिफिट क्या है? देखिए इसका बेनिफिट ये है कि जो दिल्ली से देहरादून का समय 6 घंटे का लगता था वो रिड्यूस होकर 2.5 आवर्स का हो जाएगा। इसका लागत कितना है? तो 8300 करोड़ जो है इसकी लागत रहेगी। 7 मेजर इंटरचेंज जो है इसमें आने वाले हैं, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शिमला, जमुनानगर, मेरठ, भरूच, ये सब इसमें आएंगे। देखिए आप सभी जानते हैं ये जो कॉरिडोर होगा ना, ये कॉरिडोर एशिया के लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर में से एक होगा, क्योंकि इसमें 340 मीटर लॉन्ग टनल भी होगा और साथ के साथ 12 किलोमीटर का अनरिस्ट्रिक्टेड वाइल्ड लाइफ मूवमेंट एरिया भी होगा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने एक और इनॉग्रेशन किया है, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट। तो सवाल ये भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट कहां पे चल रहा है? देहरादून में, सो डैट की जो सिटी है उसे चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जा सके, रोड सेफ किए जा सके। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ड्रेनेज सिस्टम को इतना बेहतर बनाया है और इसमें पूरी लागत जो आने वाली है 700 करोड़ की लागत आने वाली है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। वेटरन जर्नलिस्ट विनोद दुआ जो है इनका निधन हुआ किस आयु में? तो आंसर है 67th एज में। देखिए ये एक प्रसिद्ध जो है जर्नलिस्ट थे विनोद दुआ जी। देखिए इनका करियर की शुरुआत हुई थी दूरदर्शन के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट का जब जमाना था तब इनकी शुरुआत हुई थी और डिजिटल स्पेस तक इन्होंने जो है वर्क किया है। अभी हाल फिलहाल में इनका निधन 67 की एज में है। इनका फेमस एंकरिंग जो था वो था जन गण मन की बात, वायर हिंदी की तरफ से। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल करी थी हंसराज से। उसके बाद मास्टर्स भी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। इनका रोल इतना ज़्यादा बेहतर आया जर्नलिज्म में कि 2008 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट रहे थे जिनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस जर्नलिज्म अवार्ड भी मिला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली रशिया ने डिप्लॉय किया है मिसाइल कौन से देश के बॉर्डर के पास? तो आंसर है इस क्वेश्चन का जापान। तो जापान और रशिया के बीच में इससे थोड़े से विवाद हो सकते हैं, इतने ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रीटी साइन कर रखी है। रशिया ने हाल फिलहाल में अपना जो बैशन सिस्टम है इसको जो है, ये जो कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इसको पैसिफिक आइलैंड के पास जो है लगाया है, सेटअप किया है। तो ये जो लोकेशन है एग्जैक्टली बैसन सिस्टम जो है ना, मतुआ जो एक वॉल्केनिक आइलैंड है, कुरेल आइलैंड,
वहां पर इसको नियर बाय सेटअप किया गया है और इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये हिट कर सकता है सी टारगेट को 500 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, यानी कि 270 नॉटिकल माइल्स के अराउंड। और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका मुद्दा ये है कि जापान जो है इस एरिया पे अपना टेरिटोरियल राइट समझता है, ठीक है, कुरिल चेन जो है नदर्न टेरिटरी के अंडर, और इसमें कुछ ट्रीटीज भी साइन कर रखी हैं। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या इम्पैक्ट होता है दोनों रिलेशंस में। चलिए देखते हैं वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए ये डे डेफिनेटली इसकी जो सॉइल की इंपॉर्टेंस है उसकी अवेयरनेस को, ठीक है, स्प्रेड करने के लिए है ना। सॉइल डिग्रेडेशन जो है हमें नुकसानदायक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब इस वर्ल्ड सॉइल डे को कब से ऑब्जर्व किया जाने लगा है तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस जो है इन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि सॉइल को ऑनर करने के लिए ग्लोबल डे होना चाहिए। आइडिया बस ये था कि सॉइल डिग्रेडेशन जो है इसको, ठीक है, रोकने की जरूरत है, प्रिवेंट करने की जरूरत है। तो इसलिए 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 5 दिसंबर को एज अ वर्ल्ड सॉइल डे। 2014 में एक्चुअली में मतलब तब से ऑब्जर्व किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफिशियल डे जो ऑब्जर्व किया गया था 5 दिसंबर 2014 में, ठीक है। इस बार का जो थीम है वो है होल्ड सॉइल सैलिंडर, ठीक है, सैलिनाइजेशन, एनहांस सॉइल प्रोडक्शन, ठीक है। डेफिनेटली इकोसिस्टम में, हेल्थी इकोसिस्टम के लिए सॉइल जो है मैनेजमेंट ज़रूरी है और उसमें जो सॉइल सैलिनाइजेशन है एक इशू है तो उसको रोकना ज़रूरी। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने 14 मिलियन यूरो का एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस के साथ 80 रफाल वारप्लेन्स के लिए? तो ये आज तक का मेरे हिसाब से इंटरनेशनली सबसे बड़ा डील होगा जो रफाल का है। यूएई ने किया है। देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जो है डील साइन करी है 14 बिलियन यूरो की, ठीक है। 80 इसमें फ्रेंच जो रफाल जो है दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है। अब डेफिनेटली फ्रांस के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट अभी एमनल मैक्रोन जो है विजिट पे गए थे गल्फ टूर की, वहीं पे इस पूरे डील को साइन किया गया अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद के साथ, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। और ये अबू धाबी के हिसाब से और ऐसे भी जो है एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ऐसे भी बहुत सी जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है और यूनाइटेड अरब भी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है फ्रांस में, तो इनके रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा। पहला केस ओमिक्रॉन का रिपोर्ट किया गया किस स्टेट में? अभी मतलब इस स्टेट का ये पहला केस है, इससे पहले इंडिया में केसेस और हो रखे हैं, ठीक है। इस स्टेट का पहला केस है तो गुजरात, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। एक 72 ईयर ओल्ड जिम्बाब्वे के व्यक्ति थे जो कि गुजरात में जामनगर में आए थे और वो कोविड इन्फेक्टेड थे ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तो ये इसकी पुष्टि की गई है। तो पहला केस है इस स्टेट का, गुजरात का। और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो ये थर्ड ओमिक्रॉन का केस है जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओमिक्रॉन जो है B11526 वेरिएंट जो है एक न्यूएस्ट कोविड-19 का वेरिएंट है जिसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है ये स्ट्रेन पहली बार 24 नवंबर 2021 में जो है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में डाला है और कहा है कि इसके जो रिस्क हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। चलिए देखते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है विजिट करने वाले हैं इंडिया। कब? तो डेफिनेटली ये आज ही विजिट करने वाले हैं 6 दिसंबर को। तो एज्यूम्ड है बहुत सारी ट्रीटी होंगी। तो विजिट जो है आज मंडे को होने वाली 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए ये आ रहे हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और इससे पहले देखिए अभी ये ना मतलब पहले पुतिन और प्राइम मिनिस्टर जी की जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स समिट के नियर बाय हुई थी। अब ये उसके बाद पहला जो है मीटिंग है, फेस ऑन मीटिंग। और इसमें बहुत सारी जो है उम्मीदें हैं कि इंडिया और रशिया जो है इंक डील साइन करेंगे 7.5 लाख AK-203 असोल्ट का राइफल्स का। और दूसरा एक बायलैटरल फोकस होगा डिलीवरी के ऊपर की, ठीक है। आप सभी जानते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील चल रहा है। और दूसरा इंडिया रशिया का 2+2 फॉर्मेट डायलॉग पे भी, ठीक है, किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। 2+2 मतलब मिनिस्ट्रीज जो हैं, डबल मिनिस्ट्रीज जो हैं मीट करती हैं। चलिए देखिए हाल फिलहाल में स्टेशन 4 ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? तो ये इनॉग्रेट किया गया गोरखपुर में। किसने इनॉग्रेट किया है दोस्तों? ये इनॉग्रेट किया है अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा यूपी में। और साथ में इसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी थे जब ये अर्थ स्टेशन जो है दूरदर्शन केंद्र का गोरखपुर में
इनोग्रेट किया गया। इसकी जो लागत आई है ये 7 करोड़ की लागत आई है। वर्चुअल जो है इनोग्रेशन हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ तीन एफएम स्टेशन भी जो है ऑल इंडिया रेडियो के लिए इनोग्रेट किए गए। पहला इटावा, दूसरा लखमीरपुर खैरी और तीसरा जो है मंदरेज डिस्ट्रिक्ट पे इसे इनोग्रेट किया गया। अब इस अर्थ स्टेशन से क्या होगा कि जितने भी प्रोग्राम होंगे वो लोकल लेवल से टेलीकास्ट होके डीटीएच अक्रॉस वर्ल्ड वाइड भी जाएंगे, तो बेनिफिशियल है ना। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑब्जर्व किस दिन किया जाता है, ये डिटेल फॉर्म में देख लेते हैं। 5 दिसंबर को। देखिए आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है मैंने कल की वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन इसका और डिटेल जानते हैं। देखिए ये जो डेफिनेटली वॉलंटियर्स जितने भी हैं उनका जो एफर्ट्स है सोसाइटी को सोशल चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इसी को प्रमोट करने के लिए जो है वॉलंटियर डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर डे की शुरुआत की थी 1985 में यूनाइटेड नेशन ने। इस बार का जो कैंपेन थीम है वो है, पहला तो IBD #IBD 2021 और दूसरा है #वॉलंटियर नाउ फॉर आर कॉमन फ्यूचर। और यही इसका थीम भी है, कैंपेन के साथ साथ यही इसका जो है थीम भी है। डेफिनेटली ये जो वर्क है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के क्विक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है ये ऑक्शन कर रहे हैं 7 वर्जिन माइंस का, तो उड़ीसा। दूसरा, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री के सिटीजन जो है इनका मॉब लिंचिंग हुआ पाकिस्तान में, तो श्रीलंका। तीसरा, बैक टू वर्क स्कीम जो वुमेन्स के लिए कौन लेके आया है, राजस्थान सरकार। चलिए, तो मैंने कल एक सवाल पूछा था आप सभी से, दक्षिण गंगा जो है इसे और किस नाम से जाना था। सभी का आंसर बेहतरीन आया। देखिए कमेंट बॉक्स पे आज बहुत अच्छे आंसर दिए गए थे कल की क्लास में, तो आज भी आप बेहतरीन आंसर दीजिए। आज का ये जो कल का आंसर है वो है गोदावरी। डिटेल फॉर्म में जरूर देखिए। आज का सवाल कमेंट बॉक्स पे जितना डिटेल हो सकता है उतना दीजिए, ठीक है। CHSL का सवाल है, ठीक है, कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के लिए, और सभी के बारे में, सभी पैथोजोन्स हैं तो सभी के बारे में आप बता सकते हैं डिटेल फॉर्म में। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। अगर आप इस क्लास को रेगुलर देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो है वर्ल्ड अफेयर्स पर ही अवेलेबल होगा, ठीक है। आप मॉर्निंग में एक बार इस वीडियो को देखिए और पूरे दिन का डिटेल आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए सो दैट आपको अपडेटेड PDFs मिलती रहें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। अमन सर वाईफाई स्टडी, और मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से। आप इसमें कोर्सेज में लिंक को ओपन करेंगे तो रेफर कोड लाइव अमन लगाइएगा जिससे आपकी फीस कम हो जाए। इसी कोर्स में आपको सभी टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और 6 बजे वीडियो को डेली बेसिस पर देखिए।